चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जय हिंद। नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था हमने। नंबर सिस्टम में जो सबसे पहला पॉइंट हमने सीखा है वो है टाइप्स ऑफ नंबर, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में अभी तक हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, यानी टोटल 9 प्रकार की संख्याओं को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद जो नंबर 10 पे है वो है हमारे पास सह अभाज्य। सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, इनको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम। को प्राइम नंबर। अब सहअभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। सहअभाज्य संख्या कभी भी किसी एक संख्या को हम नहीं कह सकते, यानी कोई भी एक संख्या को हम ये नहीं बता सकते कि वो सहअभाज्य है या नहीं है। सहअभाज्य संख्या होने के लिए संख्या का जोड़े में होना अनिवार्य है, यानी कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। 3, 4, 5 भी है तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम 2 संख्याओं का आपके पास एक सेट होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं, संख्याओं का वो समूह होता है जिनका मासा, संख्याओं का वो समूह जिनका मासा 1 होता है। मासा यानी HCF। अच्छा, मासा 1 होता है, इस बात का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि संख्या आपस में किसी से कटेगी नहीं एक के अलावा, और एक तो सबको ही काटता है ना। जैसे मैं आपसे कहूं 2 और 3, 2 और 3, क्या 2 और 3 सहअभाज्य संख्या है? अब मैं आपसे कहूं 4 और 7, 4 और 7, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? अब मैं आपसे कहूं 9 और 14, क्या ये सहअभाज्य संख्या है? इसका मतलब ये हुआ कि जो सहअभाज्य संख्या है, हो सकता है कि वो दोनों संख्याएं अभाज्य हों, दोनों संख्याएं अभाज्य हों। हो सकता है उसमें एक संख्या भाज्य हो, दूसरी अभाज्य हो सकता है कि दोनों की दोनों संख्या भाज्य हो, दोनों की दोनों संख्या भाज्य हो, ये भी हो सकता है। बस शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि उनका मासा 1 आना चाहिए। अगर संख्याओं के किसी भी समूह का मासा 1 आता है तो वो सहअभाज्य हैं। अब जैसे कई बार यहाँ कंफ्यूजन होता है सहअभाज्य, तो कई व्यक्ति ये मान बैठते हैं कि इनमें अभाज्य संख्या होना जरूरी है। नहीं, जरूरी नहीं है। अगर साथ में अभाज्य संख्या हो अच्छी बात है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। बस जो भी आपके पास संख्या का समूह है उसका मासा 1 आना चाहिए, ठीक है। इन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य। इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो एक जो संख्या हमें अभी जाननी है, इन्हें कहते हैं हम जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्याएं।
जुड़वा अभाज्य संख्याएं। अच्छा, ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है? जुड़वा, इसको हम ट्विन ट्विन प्राइम नंबर भी बोलते हैं, ट्विन, है ना। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वे हैं जिनका अंतर 2 होता है। अभाज्य संख्याओं का वो समूह जिनका अंतर 2 होता है, जैसे 3 और 5। क्या 3 और 5 को मैं ट्विन प्राइम नंबर बोल सकता हूं या जुड़वा अभाज्य संख्याएं बोल सकता हूं? 3 और 5 के बीच में 2 का अंतर है। अगर 2 का अंतर है और दोनों अभाज्य हैं तो वो जुड़वा अभाज्य हो जाती हैं। इसके बाद जैसे अगर मैं कहूं 11 और 13, 5 और 7, 5 और 7, 11 और 13, 17, 19, है ना। यानी कोई भी ऐसी अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो, 2 का, उनको हम जुड़वा अभाज्य या इंग्लिश में ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं, ट्विन, है ना। इसके अलावा अब हमारे पास आती हैं आदर्श संख्याएं। आदर्श, हाँ, इसमें अभाज्य पूछेगा या सह अभाज्य पूछेगा? देखो, हाँ, दोनों ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, ये बहुत अच्छी बात पूछी है। अभाज्य संख्या जब पूछता है, अभाज्य संख्या, तो उसका जोड़े में होना जरूरी नहीं है। अभाज्य संख्या तो कोई एक संख्या को भी हम अभाज्य बता सकते हैं। अब सहअभाज्य ऑप्शन में है, इसका मतलब वो जोड़े में पूछना चाह रहा है। तो 5 और 7 एक ऐसा जोड़ा है जिसका मासा 1 निकलेगा, इसका मतलब ये सहअभाज्य है। अब मानकर चलो एक ऑप्शन है अपने पास अभाज्य, दूसरा है सहअभाज्य, तीसरा है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य, और चौथा है बी और सी दोनों। तो हम क्या लगाएंगे? बी और सी दोनों, क्योंकि 5 और 7 सहअभाज्य भी है, जुड़वा अभाज्य भी है। बात समझ में आई? हाँ। अब है आदर्श संख्याएं। आदर्श, इनको कहते हैं आइडियल नंबर्स। अच्छा, इनका मैं बता चुका हूं, ट्विन बोलते हैं, TWIN, है ना। तो वहां क्या है कि स्पेस थोड़ा सा कम था, इस वजह से लिखा नहीं। आइडियल नंबर, आइडियल नंबर या आदर्श संख्या, ये कौन सी होती हैं? किसी को मालूम है? लिखो, इसको इसकी डेफिनेशन लिख लो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से पहली बार पढ़ रहे होगे इसको, है ना। देखो, वे संख्याएं जो अपने उचित भाजकों के योग, वे संख्याएं जो अपने उचित भाजकों के योग के बराबर होती हैं, उचित भाजकों के योग के बराबर होती हैं, आदर्श संख्याएं कहलाती हैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कौन कौन है? इंग्लिश मीडियम ऐसे लिखेंगे, द नंबर विच इज इक्वल टू, the number which is equal to the sum of their divisors, the number which is equal to
the sum of their divisors is known as ideal number. is known as ideal number, है ना। यानी कोई भी ऐसी संख्या जिसके जो डिवाइजर हैं, जो उसके भाजक हैं, उसका सम और उस संख्या का सम बराबर हो, उनका योग बराबर होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 28 एक संख्या है। मान लो उसने आपको 4 संख्याएं दे दी, पूछ लिया इनमें से कौन सी आदर्श संख्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 28 के फैक्टर निकाल लो। 28 का पहला फैक्टर 1 से कटेगा, 2, 4, 7, 14 और 28। अब ध्यान रखना, जैसे जिस संख्या के फैक्टर निकाल रहे हो, उसका फैक्टर वो संख्या तो अपने आप होगी होगी। इसलिए जब भाजकों का योग करेंगे तब जिस संख्या को ले रहे हो उसका योग नहीं करना है, उसके अलावा जो संख्या बच रही है उनका योग करना है। अब जैसे ये बची मेरे पास 1, 2, 4, 7, 14, इनका योग करके देखो कितना हो रहा है, 28, और संख्या भी क्या है 28। इसका मतलब ये एक आदर्श संख्या है। आदर्श संख्या का मतलब होता है कि उसके भाजकों का योग संख्या के बराबर होता है। भाजकों का योग संख्या के बराबर होता है, ठीक है। अब इसके बाद कौन सी है, इसके बाद है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं, हाँ, हाँ दूसरी ले लो ना, कोई होती क्या ले लो, 12 ले लो, चलो जो भी मन में है उसे मन में रखो मत, उसको बाहर निकलने दो, तो आदर्श नहीं होगी, है ना। अब 12 किससे कटेगी, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब चूंकि 12 को ही चेक कर रहे हैं इसलिए 12 को तो लेंगे नहीं, बाकी की जो बची उनको देखेंगे। तो इनका योग करके देखें तो कितना हो रहा है, 16 हो रहा है, जो कि 12 के बराबर नहीं है, मतलब ये एक आदर्श संख्या नहीं है, है ना। अगर बराबर है तो आदर्श है, बराबर नहीं है तो आदर्श नहीं है ना। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, अब ये वास्तविक क्या है, जब इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। वास्तविक संख्याएं, तो अभी तक हम कितनी संख्या पढ़ चुके हैं, 13, 12 पढ़ चुके हैं, ये 13वीं है। तो ये सभी 13 की 13 संख्याएं वास्तविक हैं। जितनी संख्या हमने पढ़ी ये सब वास्तविक हैं। चलो ये बात तो ठीक है कि सब वास्तविक हैं, पर वास्तविक का पैरामीटर क्या है, मतलब किसी भी संख्या को ये बताने के लिए कि ये वास्तविक है या नहीं, किस आधार पर तय किया जाता है कि वास्तविक होगी कि नहीं होगी। तो इसका नियम ये होता है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर यदि उसका मान धनात्मक आए तो वो वास्तविक संख्या कहलाती है। यानी जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करें और उसका मान पॉजिटिव आ जाए तो वो रियल नंबर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है दुनिया में जिसका वर्ग करें और वो प्लस में ना आए, क्योंकि माइनस का भी वर्ग करोगे तो प्लस हो जाएगा,
जब आप माइनस का भी स्क्वायर कर दोगे तो वो प्लस हो जाएगा, यस और नो। तो ये जो सभी संख्या हैं वो सब की सब हमारी कैसी हैं, वास्तविक। यानी वास्तविक की पहचान क्या है कि वर्ग करने पर मान धनात्मक निकले। है ना, जब हम स्क्वायर करें किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। जैसे अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने संख्या ली 7, वास्तविक है तो पहले से ही पॉजिटिव है, स्क्वायर करोगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। -7 वास्तविक है, -7 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आ जाएगा। माइनस के 3/2 वास्तविक है वास्तविक है, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा। √3 वास्तविक है स्क्वायर करोगे 3 आ जाएगा, है ना। √4 वास्तविक है। यानी सभी परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है, चाहे परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो चाहे पूर्णांक हो। अच्छा, परिमेय अपरिमेय पूर्णांक में सारी आ जाती हैं, क्योंकि पूर्णांक में प्राकृतिक आ गई, पूर्ण आ गई, सम आ गई, विषम आ गई, भाज्य आ गई, अभाज्य आ गई, सहभाज्य आ गई। बाकी कुछ बचा वो परिमेय अपरिमेय में आ जाएगा, भिन्न वाली जो संख्या होंगी वो, है ना। तो परिमेय अपरिमेय और पूर्णांक इन सबको मिलाकर वास्तविक संख्या कहते हैं। लेकिन अगर देवता हैं तो राक्षस भी हैं, अगर अच्छाई है तो बुराई भी है, सत्य है तो असत्य भी है। तो अगर वास्तविक है तो अवास्तविक भी होगी, अगर वास्तविक है तो अवास्तविक भी होगी। अब प्रश्न खड़ा होता है कि अब बचा क्या, है ना। हाँ, अब किसी का कुछ क्वेश्चन था माइनस में, वो अभी आ रहे हैं, वहीं पहुंच रहे हैं ना। अब अवास्तविक, अवास्तविक अवास्तविक संख्याएं इनको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसका मतलब वे संख्याएं जो वास्तव में होती नहीं है, जो वास्तव में होती नहीं है, बस उनको मान लिया गया है कि हाँ ऐसी कभी कोई संख्या होगी भविष्य में। जैसे अभी मंगल ग्रह पर जीवन है नहीं, मंगल ग्रह पर मनुष्यों को भेजा नहीं गया है, लेकिन हम ऐसी संभावना जता रहे हैं कि शायद वहां एक समय पर जो है जीवन संभव हो सकता है ना। वैज्ञानिक इस खोज में लगे हैं, मतलब जहां रह रहे हैं वहां तो जीवन को बिगाड़ रहे हैं, पर दूसरी जगह खोज रहे हैं कि यहाँ मामला बिगड़ेगा तो फिर कहां निकलेंगे, दूसरे ग्रह पर देखेंगे, है ना। तो अवास्तविक संख्या क्या है, अवास्तविक संख्या वे संख्या हैं जिनका वर्ग करने पर उनका मान ऋणात्मक आए, वर्ग करें और मान माइनस में आ जाए। ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी संख्या होगी √-1, √-1।
आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से रूट कैंसिल होगा, स्क्वायर करने पर रूट कैंसिल होगा, बाहर क्या निकलेगा -1, यानी स्क्वायर करने के बाद भी संख्या कैसी मिली, माइनस में मिली। अच्छा, अंडर रूट -2 -3 क्या -4 लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि -4 तो बाहर आ जाएगा, यस और नो, है ना। तो अब इसमें आपने 12th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े होंगे, सम्मिश्र संख्याएं, हिंदी मीडियम वालों ने पढ़ी होंगी सम्मिश्र संख्याएं, शायद किसी ने 9th में पढ़ी हो, 9th में थोड़ा सा उसका परिचय है, 12th में उसको थोड़ा और एक्सप्लेन किया है, पढ़ा अपन ने, 9th में पढ़ा था। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, a प्लस आयोटा b, ऐसा कुछ था, चलो हटा, कुछ नहीं था ऐसा ना, वैसे होता है, स्ट्रक्चर होता है a प्लस आयोटा b, उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। वो कॉम्बिनेशन होता है रियल प्लस इमेजिनरी का, वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं का जो योग है उसे सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। फिलहाल हमारे लिए इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, केवल एक चीज आपसे पूछी जा सकती है, अगर पूछेगा तो वो है आयोटा का मान। आयोटा, जैसे आई को थोड़ा सा तिरछा बनाते हैं, इसे आयोटा बोलते हैं, आयोटा। तो आयोटा का मान होता है अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -1। ये जो आई है इसको कहते हैं आयोटा, इंग्लिश में IOTA, आयोटा, है ना। आयोटा की वैल्यू रूट में -1 होती है, तो जैसे रूट में -2, इसको 2 आयोटा लिख सकते हैं, 2i, है ना। ऐसे ही रूट में -3, 3 आयोटा। तो हमें इतनी संख्याओं से परिचित होना है, इतनी संख्याओं की जानकारी हमें होनी चाहिए, है ना। इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी अभाज्य संख्या, अभाज्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट वही है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे SSC की बात करें, रेलवेज की बात करें, या स्टेट एग्जाम्स की बात करें, जो हमारा व्यापम है, वो भी वहीं से क्वेश्चन पूछता है। तो ये तो बात हो गई कॉन्सेप्चुअल कि हमने इन संख्याओं के बारे में जाना। अब बात यह है कि अभी तक संख्याओं के प्रकार से अलग अलग एग्जाम्स में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी SSC ने क्या पूछा है, रेलवे ने क्या पूछा है, बाकी अदर, जैसे अदर राज्यों में यूपी हो गया, MP हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, इन जगह नंबर सिस्टम के टाइप्स से क्या बना है, क्योंकि सबसे काम की बात वही है। समझो, एक तो होता है कि आपने ड्राइविंग करना पढ़ लिया, याद कर लिया, रट लिया। एक होता है कि इतना करने के बाद गाड़ी पे बैठे और प्रैक्टिकल किया उसका, और जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक वो नॉलेज सिर्फ बुकिश नॉलेज मानी जाएगी, किताबी ज्ञान, और किताबी ज्ञान सफिशिएंट नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक रेगुलर पैटर्न नहीं पूछेगा आपसे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन को कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। अब क्वेश्चन को कितना घुमाया है उसने, ये आप तब समझ पाओगे जब आपके पास दोनों ज्ञान होंगे, जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग होगा और आपने उसके प्रैक्टिकल भी देखे होंगे, आपने इससे क्वेश्चन जो बने हैं वो भी समझे होंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो है अभाज्य संख्या की पहचान करना। आपने शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे तो देखा होगा, वो 4 संख्या दे देगा, इसमें से कहेगा इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है या कौन सी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये मिले उसी को होंगे जो प्रैक्टिस करता है ना, क्योंकि बहुत सुंदर बात कही है किसी ने, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन।
पढ़ेंगे नहीं कंफ्यूजन आएगा कहां से? आएगा तब जब पढ़ेंगे, और अगर पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन आएगा तो और पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तो हम उसको विस्तार से जान लेंगे, फिर दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग पहली हेडिंग बना लो, अभाज्य संख्या की पहचान करना। अभाज्य संख्या की पहचान। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई अ प्राइम नंबर। अच्छा, ये बात तो मैं आपको अभी बता रहा हूं कि अभाज्य संख्या की पहचान कैसे होती है, लेकिन जितना मैंने अभी आपको बता दिया उसमें से कुछ बातें पूछ लें, रिवीजन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, मैंने आपको यहां से बताना शुरू किया था, है ना। सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जिनका प्रयोग गणना करने के लिए किया जाता है प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। शुरुआत 1 से होती है और अनंत तक जाती है। फिर मैंने बताया आपको पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। सम संख्या, इवन नंबर जो 2 से कट जाए वो सम संख्या। विषम संख्या, ऑड नंबर 2 से ना कटे वो विषम संख्या। फिर मैंने आपको बताया था पूर्णांक, इंटीजर्स। वे संख्या जिनको नंबर लाइन पर ड्रॉ किया जाता है, जिनके सेंटर में 0 रहता है, दोनों ओर जिनका विस्तार होता है। जो दाईं ओर का विस्तार है उसे हम धन पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। जो बाईं ओर का विस्तार है उसे ऋण पूर्णांक या नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। सबसे छोटा धन पूर्णांक 1 और बड़ा अनंत। सबसे छोटा ऋण पूर्णांक माइनस अनंत और बड़ा -1। परिमेय संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख दें वे परिमेय संख्या होती हैं, एग्जाम्पल बताए थे। जिन्हें नहीं लिख पाए वो अपरिमेय। तो अपरिमेय में पाई है, रूट के अंदर वे संख्या जो वर्ग से बाहर नहीं निकलती, यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वे सभी संख्याएं। अभाज्य संख्या जिनके कम से कम और अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। 1 से 100 तक 25 और 50 तक 15 होती है। कोड होता है 44 223 223 21। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो उन्हें हम भाज्य संख्या कहते हैं। शुरुआत 4 से होती है, अनंत तक जाती है। 1 से 100 तक 74 और 50 तक 34 होती है। इसके बाद मैंने ये तो अभी अभी बताया है, तो इसके तो रिवीजन की जरूरत मैं नहीं समझता क्योंकि जस्ट अभी समझाया है ना। अब इस पॉइंट पे आगे बढ़ें। इस पॉइंट पे इससे पहले इन 14 पॉइंटों से कुछ ऐसे जनरल बातें पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नहीं, जनरल बातें। तो पहला मेरा पॉइंट आपसे ये है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? हाँ मंजिश बताओ, 1 या 0? कितने लोग मानते हैं कि 0 है? कोई नहीं, है ना। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, 1, क्योंकि शुरुआत 1 से होती। दूसरा क्वेश्चन ये है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर 1। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर, सबसे बड़ा -1। 0 पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक में से क्या है? 0 सिर्फ पूर्णांक है, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। सबसे छोटी सम संख्या
2। सबसे छोटी विषम संख्या 1। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है। ये क्वेश्चन राजस्थान में आया था, राजस्थान का कोई एग्जाम था, रीट था शायद उसमें। एकमात्र ऐसी सम संख्या जो अभाज्य है 2। 2 के बाद क्या कोई ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य हो? नहीं। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सुना करो ध्यान से ना, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या 2। 2 छोटी भी 2, बड़ी भी 2, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। यानी 2 के पास 3 विशेषताएं, सबसे छोटी अभाज्य है, सबसे छोटी सम अभाज्य है और सबसे बड़ी सम अभाज्य है, और वो 2 ही है ना। सहअभाज्य संख्या सिर्फ भाज्य हो सकती हैं, सिर्फ अभाज्य हो सकती हैं, भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं। क्या भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं? करेक्ट आंसर, भाज्य अभाज्य दोनों हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्या हो सकता है दोनों भाज्य हो सकता है दोनों अभाज्य हो सकता है एक भाज्य एक अभाज्य हो, तो वो दोनों भी हो सकती हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य? ऐसी कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है ना अभाज्य? 1। मैंने बताया था नंबर 1, ये ना तो प्राइम नंबर है ना कंपोजिट है, ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसकी गिनती दोनों में नहीं होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है ना। सबसे बड़ी भाज्य अनंत, सबसे बड़ी भाज्य अनंत। पाई एक संख्या है, प्राकृतिक, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक। अपरिमेय, पाई एक अपरिमेय संख्या। ये जितने पॉइंट मैंने आपको अभी पूछे, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये जनरल क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। संख्याओं के प्रकार का जो सामान्य परिचय होता है वो है ये, है ना। अब हम पर्टिकुलर कौन से एग्जाम का क्वेश्चन है और कौन से ईयर में पूछा गया है उन क्वेश्चंस को देखेंगे, पर पहले ये देख लेते हैं अभाज्य संख्या की जांच कैसे करनी है। ठीक है, तो देखो, जैसे हमने एक संख्या ली, मान लो मैंने एक संख्या ली 211, समझो यहां सीधे सामने मैंने 211 संख्या ली। अब मैंने कहा कि ज्ञात करो ये संख्या भाज्य है कि अभाज्य है, यानी अभाज्य है या नहीं है, ये पता लगाना है। अब 100 तक के तो कोड भी है अपने पास, तो 100 तक तो ठीक है। अब 200, 500, 1000 पे कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि जो संख्या आपके पास है उस संख्या को आप ये देखो कि अगर मैं इसको वर्गमूल में लिखूं इसी संख्या को, तो इस संख्या के नजदीक कौन सी वर्ग संख्या है। तो 14 का वर्ग होता है 196, 15 का वर्ग होता है 225, तो 225 आगे निकल जाएगा, यानी 14 और 15 तक अपन इसको ले सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 15, क्योंकि 14 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो 14-15 के बीच में जाएगी रेंज। अब हमें मालूम है कि 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 15 तक जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। 15 तक 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है। अगर ये इनमें से किसी भी संख्या से कट जाएगी, इनमें से किसी भी संख्या से कट जाएगी, तो ये अभाज्य नहीं होगी, तो ये अभाज्य नहीं होगी। अगर ये इनमें से किसी से नहीं कटी तो ये अभाज्य होगी।
2 से कटेगी नहीं, 3 से कटेगी नहीं क्योंकि अंकों का योग 4 हो रहा है, 5 से कटेगी नहीं क्योंकि पीछे 0 और 5 नहीं है, 7 से कटेगी नहीं क्योंकि 7 या 21 के बाद भी 1 बच रहा है, 11 से कटेगी नहीं, और 13 से कटेगी नहीं कटेगी। अगर इन सब से नहीं कटी तो क्या ये अभाज्य है। अगर नहीं कटेगी तो अभाज्य है। तो हम ये कह पाएंगे कि 211 एक अभाज्य संख्या है। अच्छा, अभी हमें लग रहा होगा कि ये प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा है या टाइम टेकिंग है, पर जब हम इसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये प्रोसेस फिर बड़ा फास्ट हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर नोट कर लो इसको। तो कोई भी संख्या आपको चेक करनी हो, सबसे पहला काम आप क्या करोगे, जो भी नंबर है वो देखोगे कि इसके आसपास वर्गमूल वाली संख्या कौन सी है, उसे वर्गमूल में ले जाओगे, फिर वहां तक की अभाज्य संख्या लिखोगे। अगर उनमें से किसी से भी नहीं कटी तो अभाज्य है, और किसी से भी कट गई तो भाज्य है। क्लियर। अब जो है हेडिंग बना लो PYQs। PYQs क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो, पढ़ाई करने के कुछ तरीके होते हैं। एक व्यक्ति है, दिल्ली के रहने वाले हैं, उनका नाम है शिव खेड़ा। नाम सुना है आपने? कितने लोगों ने सुना है? नहीं, ऐसे आलतू फालतू नाम अपन सुनते नहीं है। प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, हाँ ये तो है। सलमान खान, हाँ ये तो सुना है ना। तो शिव खेड़ा ने एक पुस्तक लिखी है जो बहुत ज्यादा बिकी थी। हिंदी में है जीत आपकी, इंग्लिश में थी यू कैन विन, है ना। उस किताब की मतलब अपन खरीदेंगे नहीं उसको, उसके जो फ्रंट पेज है, उसका फ्रंट कवर, उसी पे एक लाइन लिखी थी, बहुत अच्छी लाइन। आपको समझ में आ जाए तो समझना, है ना। उस पर लिखा था, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते। जो लोग पास होते हैं या जो लोग सिलेक्ट होते हैं, वो ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग करते हैं, कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम अलग ढंग से करते हैं। उनका ढंग अलग होता है करने का। इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। अब एक तो होता है संख्याओं के प्रकार पढ़ लिए और अगले टाइप पे आ गए, ये हो गया सामान्य तरीका। एक हो गया कि मैंने संख्याओं के प्रकार पढ़े, फिर मैंने ये जाना कि अब तक क्या बना है इससे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और क्या बन सकता है उस पर भी विचार किया, फिर मॉक टेस्ट लगाया उसका, देन ये कंप्लीट पैकेज है। फिर आपने जो काम किया उसका ढंग बदल दिया आपने। तो स्थितियां, आपको पूरी पढ़ाई ऐसे ही करनी है, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, साइंस हो, चाहे जो भी हो। जो टॉपिक आप पढ़ो सबसे पहले उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो बहुत अच्छे से, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो। फिर उसी पर्टिकुलर टॉपिक के PYQs उठाओ कि अभी तक क्या बना है पेपर में। फिर उसी टॉपिक के मॉक टेस्ट लगाओ कि अलग अलग, जैसे अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग जैसे पब्लिशिंग है, अलग अलग कोचिंग्स हैं, मतलब यूट्यूब पे हमें मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, एप्लीकेशंस पे मिल जाते हैं।
यूट्यूब पर तो फ्री में मिल जाते हैं। मॉक टेस्ट तो सब लोग करा ही देते हैं, क्या दिक्कत है। टॉपिक वाइज जैसे संख्याओं के प्रकार पे मॉक टेस्ट है तो उसे लगाना है। इससे क्या होगा कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है उस पर आपकी पकड़ कितनी मजबूत है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमें गुरुत्वाकर्षण बल आ गया, पर जब पेपर में आता है तो हमारा पूरा बल निकल जाता है, पर वो गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लग पाता है। यस और नो, ये होता है, ये फैक्ट है। तो अभी हमको लग रहा है कि संख्याओं के प्रकार क्लियर हो गए। अब देख लेते हैं क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन नंबर 1, 100 और 120 के बीच, पहला क्वेश्चन लिख लो, 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? ये क्वेश्चन लास्ट ईयर एसएससी 10+2 में आया है 2023 में। ऑप्शन है 6, 7, 5, 4। 6, 7, 5, 4। 100 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है ये बताना। 100 और 120 के बीच। तो देखो, सबसे पहली संख्या पे विचार करो, 101, क्योंकि 100 के बाद 101। 101 जैसे अगर मैं इसको अंडरवुड में ले जाऊं 101 को, तो 10 के नजदीक जा रही है। 10 से पहले अभाज्य कौन सी है? 2, 3, 5, 7। तो 2, 3, 5, 7 में से किसी से भी कटेगा 101। 101 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा और 7 से नहीं कटेगा। इसका मतलब 101 अभाज्य संख्या है। 102 होगा नहीं, 2 से ही कट जाएगा। 103 कटेगा किसी से? कोई भी ऐसी संख्या जो 103 को काट दे? नहीं, तो 103 भी अभाज्य होगा। 104 कट जाएगा, 105 कट जाएगा, 106 कट जाएगा 53 से। 107 कटेगा किसी से? नहीं कटेगा। 107 को कोई नहीं काट पा रहा है। 108 कट जाएगा। 109 भी नहीं कटेगा। 111 तो कट जाएगा 3 से ही, क्योंकि अंकों का योग 3 हो रहा है। 112 वो भी कट जाएगा। 113 नहीं कटेगा। 114 कट जाएगा, 15 भी कट जाएगा, 16 भी कट जाएगा, 17 भी कट जाएगा, क्योंकि अंकों का योग 9 हो रहा है, तो है ना। 18 भी कट जाएगा, 19 भी कट जाएगा और 20 तक तो है ही। तो कितनी संख्या हो गई? 5। आंसर क्या लगाएंगे? 5। हाँ, 119, 17 सत्ते कितना होता है? पहाड़े याद होंगे तभी तो बात बनेगी, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2, अगला क्वेश्चन है 53 से 57 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? 53 से 57 नहीं, 97 तक कितनी भाज्य संख्याएं हैं? भाज्य बतानी है। अब इस बार अभाज्य नहीं है। ऑप्शन 35, 36, 37, 38। 35, 36, 37, 38। ठीक है, बताओ। देखो कैसे करना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का है, मेंस का। सीजीएल टायर 2 22 में आया था, 2022 में, है ना। अच्छा, अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो टायर 2 में आया है,
ये आपका रेलवे में भी आ सकता है, एसएससी जीडी में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत जनरल क्वेश्चन है ना। 53 से 97 तक क्या बताना है? भाज्य बताना है। तो भाज्य मत बताओ आप, तो अभाज्य देख लो कितनी है। अभाज्य हटा देंगे, भाज्य अपने आप रह जाएंगी। पर पहले ये बताओ कि 53 से 97 तक कुल संख्या कितनी हो रही है? चवालीस हो रही है ना। वेरी गुड, गलत आंसर, 44 नहीं है, 42। बहुत बढ़िया, ये भी गलत। 45, 45 संख्या होंगी। कैसे? कैसे? 53 से, मतलब 53 को भी काउंट करना है। जिस संख्या के साथ से लगा होता है उस संख्या से शुरू करते हैं। जैसे मैं कहूं मुरैना से, तो मतलब मुरैना से जाना है। बात समझ में आ रही है? तो 53 से, अब मेरी बात सुनो, 53 से 97 तक, अब वहां गिनने तो नहीं बैठेंगे, तो करना क्या होता है, नियम होता है L माइनस ए प्लस 1। L क्या है? लास्ट नंबर, लास्ट। ए क्या है? फर्स्ट नंबर, प्लस 1। तो लास्ट नंबर है मेरे पास 97, फर्स्ट नंबर है मेरे पास 53 प्लस 1। तो 97 में से 53 माइनस करूंगा तो 44 आएगा। 44 और 1 45, यानी कुल संख्या कितनी है? 45। या सुनो, अब अपन इनमें अभाज्य हटा दो, भाज्य अपने आप आ जाएंगी। अच्छा, कोड याद है? कोड क्या था? 44 223 223 21, यही था। तो ध्यान देना, 10 20 30 40 50, तो 50 तक की संख्याओं को तो हटा दो, क्योंकि हमें 53 से लेना है, यानी 51 से चलना है। और तो 50 60 70 80 90, जैसे ये 51 से 60 हो गया, 60 70 80 90 100। अच्छा, अब 51 से अगर हम शुरू करें तो क्या 51 जो है वो एक अभाज्य संख्या है? नहीं। 52 अभाज्य है? नहीं। 26 से कट रहा है सीधे, है ना, 2 से भी कट रहा है। तो 53 से 97, 97 के बाद देखें तो 98 अभाज्य है? नहीं। 99 अभाज्य है? नहीं। 100 भी नहीं है। तो कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो अभाज्य होंगी? 53 से 97 तक कितनी अभाज्य होंगी? जोड़ लो इनको। अभाज्य होंगी 10। यस और नो? अच्छा, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है। तो 45 में से 10 अभाज्य हैं, तो 10 अभाज्य हैं, तो फिर कितनी भाज्य होंगी? 45 माइनस 10 35, आंसर होगा 35। अब ईमानदारी से बताना बिल्कुल कि कितने लोगों के बहुत ऊपर से निकल गई बात, है ना। हाँ। अच्छा, जिन लोगों के बहुत ऊपर से निकल गई है उनमें ज्यादातर स्टूडेंट भी होंगे जो या तो आर्मी वाले बैच में होंगे पहले, है ना, या वो अभी तैयारी शुरू कर रहे होंगे। ये दो ही कैटेगरी होंगी, है ना। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, है ना। समझो, आपको 53 से 97 तक क्या बताना था? भाज्य बताना था, भाज्य। ठीक है, तो पहले तो सबसे पहला काम, अच्छा हम केवल 53 97 की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस पैटर्न का कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे डील करना है ना। सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है, ध्यान देना, आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसके माध्यम से उस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस को सीखना है। ठीक, तो आप क्या करोगे? सबसे पहला काम है कुल संख्या निकालना, कि आप देखो उस रेंज की कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या निकालने का नियम होता है L माइनस ए प्लस 1। L है आखिरी संख्या, A है पहली संख्या,
और +1, तो आखिरी है 97, पहली है 53, तो 97 माइनस 53 और +1 हमेशा रहेगा, तो +1, तो कुल संख्या कितनी हो गई 45। सोचो अगर आप यहां कुल ही 44 निकाल देते तो आपकी तो शुरुआत ही खराब हो गई, तो आंसर तो पहली गलत हो गया। तो कुल कितनी है 45। अब उन 45 में से अभाज्य देख लो, ज्यादातर ये क्वेश्चन अप टू 100 रहता है, मतलब 100 तक, और 100 तक के लिए कोड लिखवाया है मैंने आपको 44 223 223 21। अच्छा मैंने सीधे भी लिखवाया है 1 से 50 तक कितनी 15, 1 से 100 तक 25, तो फिर 51 से 100 तक 10, तो वही तो 10 है। 51 से 100 तक 10, 10 हटा दो कितनी बचेंगी 35। बात समझ में आई है ना? ठीक है, अब मैथ की क्लास को यहां पे कंप्लीट करते हैं।